हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम वापस कंटिन्यू करेंगे अपने इकोनॉमिक्स रिवीजन सीरीज में। जैसा कि हमने अपना लास्ट क्लास में चैप्टर चालू किया था बैंकिंग। तो बैंकिंग में हमने कल क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सर बैंकिंग का मतलब क्या होता है, बैंकिंग के बाद बैंक्स का मतलब क्या होता है, बैंक कितने टाइप के होते हैं, कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। फिर हमने इन दोनों के कई सारे पॉइंट्स को लेकर के इनके डिफरेंसेस वगैरह के बारे में पढ़ा था कि सेंट्रल बैंक दरअसल है क्या। तो जिसमें हमने जाना कि एक एपेक्स बॉडी है जो रेगुलेट, ऑपरेट और फैसिलिटेट करती है इंटायर बैंकिंग सिस्टम को। इसको फादर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम भी कहा जाता है। पूरी कंट्री के अंदर एक होता है, एक कंट्री में एक ही सेंट्रल बैंक आपको मिलेगा। फिर हमने पढ़ा कॉमर्शियल बैंक के बारे में, जो कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन का फंक्शन करते हैं, परफॉर्म विद द मोटिव ऑफ गेटिंग सम प्रॉफिट। और ये एक कंट्री में एक से ज्यादा होते हैं। ये जनरल पब्लिक के लिए होते हैं, सेंट्रल बैंक जनरल पब्लिक के लिए नहीं होता है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास में किसके बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इन्हीं के दोनों के फंक्शंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो देखो भाई, सबसे पहले हमने आज की क्लास में पढ़ना है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या क्या हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला फंक्शन जो सेंट्रल बैंक का है वो है इशू करेंसी। सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करती है, इशू करती है करेंसी को। ध्यान से देखना, यहाँ पे भी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि इशू करेंसी का मतलब ये कि जैसे हमारे इंडिया को अगर हम लेके चले, जैसे इंडिया के लिए आपको पता है आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी हमारे पेपर नोट होते हैं, जितने भी पेपर नोट होते हैं, चाहे वो 10 का हो, चाहे 100 का हो, चाहे 200 का हो, चाहे 500 का हो, चाहे 2000 का हो, उनके ऊपर में यहाँ पे लिखा रहता है बड़ा बड़ा आरबीआई फुल फॉर्म में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, और नीचे यहाँ पे होते हैं किसके सिग्नेचर, गवर्नर के सिग्नेचर यहाँ पे किए जाते हैं। बात क्या आती है कि सर ये करेंसी जो है वो सिर्फ सेंट्रल बैंक क्यों इशू करती है, ये हमने कल कर लिया था। ठीक, मैं दोबारा बता दे रहा हूं फिर भी कि ये करेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन, एक सेंट्रल बैंक को ही क्यों कहा गया है इशू करने के लिए, और लोग क्यों इशू नहीं करते हैं। तो इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर सिर्फ ओनली आरबीआई अगर इशू करेगा करेंसी को तो क्या होएगा, मार्केट के अंदर एक तो आपको नो डुप्लीकेशन ऑफ करेंसी की करेंसी का डुप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगा। करेंसी अगर एक से ज्यादा लोग बनाएंगे तो हो सकता है ना दोनों की करेंसी में हल्का फुल्का तो डिफरेंस होगा। फिर हमारे लिए कंफ्यूजिंग सिचुएशन बन जाएगी कि असली क्या नकली क्या। इसलिए सिर्फ आरबीआई को बोला ताकि सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन अगर पेपर मनी बनाएगा तो सभी के सभी पेपर मनी डिट्टो सेम टू सेम, क्वालिटी सेम टू सेम, साइज सेम टू सेम, जो उसकी लंबाई चौड़ाई मोटा पतला जो होता है सब कुछ डिट्टो सेम मेंटेन रहेगा। फिर अगर हमें कहीं पे भी हल्का सा फर्क दिखता है तो हम सीधा क्या कहते हैं, ये तो नकली है कि नहीं। नॉर्मल से जैसे हमें हल्का सा भी अजीब सा लगता है पकड़ने में, चाहे उसके ऊपर जो कई सारे होते हैं ना, जैसे चेक करते हैं लाइट में डाल के आरबीआई इंडिया लाल हरा, ठीक, गांधी जी की फोटो, ये सब है ना, तो उसमें जैसे हल्का सा भी अंतर लगेगा तो हम क्या कह देते हैं सीधा कि भैया ये तो नकली नोट है। तो अगर सिर्फ आरबीआई इशू करेगा तो कोई डुप्लीकेशन करेंसी होने के चांसेस नहीं है, उतने ज्यादा कम हो जाते हैं। दूसरा, नो ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं होगी। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब हो गया कि लोग पैसे को, काला धन को अपने पास जमा कर करके रखने लग जाते हैं, उसमें थोड़ी सी कटौती आएगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार से कोई भी बंदा जो है वो अथॉरिटी को अपने हाथों में नहीं लेने वाला है। तो इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ आरबीआई को पावर दी कि आप ही सिर्फ कंट्री के करेंसी को क्या करोगे, इशू। अब दूसरी बात, एक चीज और देखो क्या, कि इशू मीन्स नॉट प्रिंटिंग, कि इशू का मतलब प्रिंटिंग नहीं है। आरबीआई सिर्फ इशू करता है, बनाता नहीं है। बनाने का काम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का है। पहले 1991 से पहले आरबीआई जो है वो पैसे बनाता था, वही इशू करता था। लेकिन आफ्टर 1991 एज वी नो दैट देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ रिफॉर्म्स इन 1991, है ना, हमने पढ़ा था उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर कई सारी चीजें पढ़ी थी ना, जैसे टैक्स रिफॉर्म्स वगैरह वगैरह।
तो उसी में एक था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, उसके अंदर लिखा हुआ है, मेंशन है कि आरबीआई पहले कौन था जो करेंसी वगैरह प्रिंट करता था, लेकिन 1991 के बाद आरबीआई के रोल को बदल दिया गया, उसको बस एक फैसिलिटेटर के तौर पे यूज किया जा रहा है। मतलब करेंसी के ऊपर नाम आरबीआई का है पर बना आरबीआई नहीं रही। आरबीआई बस क्या कर रही है, जहां पे भी कंट्री की करेंसी बनती है वहां से पैसा अपने पास कलेक्ट करती है और वहां से इशू करने का काम उनका है। समझ में आया कि नहीं आया, कि वो बनाते नहीं है, वो बस इशू करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने राशन की दुकान खोली और पार्ले जी के बहुत सारे बिस्किट मेरे पास रखे, तो पार्ले जी के बिस्किट मैंने बनाए नहीं है, आई एम जस्ट ओनली द फैसिलिटेटर, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी टू द जनरल पब्लिक टू गेट परचेज दैट पार्ले जी बिस्किट फ्रॉम माय शॉप। इसी प्रकार सेंट्रल बैंक आरबीआई इज नॉट प्रिंटिंग द करेंसी, they are just only providing the facility to make supply of Indian currency, कि इंडिया की करेंसी की सप्लाई करवाने के लिए उनका ये काम है। फिर इसके बाद देखो दूसरा पॉइंट आता है इशू करेंसी के बाद, कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो क्या है, बैंकर्स बैंक। क्या है, बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक का मतलब क्या हो जाता है कि जितने भी बैंक हैं, चाहे वो हमारा एसबीआई हो, चाहे वो अपना आईसीआईसीआई हो, चाहे वो क्या कहते हैं पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, कोई भी बैंक हो, तो मैंने तुम्हें बताया था कल कि ये जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है ये सभी बैंकों का क्या कहलाता है, फादर। क्यों कहलाता है, क्योंकि यही रूल रेगुलेशन प्लान पॉलिसी वगैरह फॉर्म करता है, मतलब फॉर्मेशन करता है, जो कि हर एक बैंक को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। ठीक, लेकिन उस पॉइंट को हम यहाँ नहीं बात करने वाले, यहाँ पे हम बात करने वाले कि देखो जैसे ही किसी भी कॉमर्शियल बैंक के पास कोई भी जनरल पब्लिक जाता है, मान लो तुम लोगों में से कोई एक गया, या मान लो मैं ही चला गया जहां पे जाके मैंने अपने 2-3 करोड़ रुपए जमा कर दिए, तो मैं जितना भी पैसा कॉमर्शियल बैंक में जमा करूंगा, चाहे वो 2-3 करोड़ हो, चाहे 100 रुपए हो, चाहे 500 रुपए हो, कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, उसके एक पार्ट को अपने पास रखती है और दूसरे पार्ट को क्या करती है, वो भेज देती है कहां, आरबीआई के पास। अब आरबीआई के पास भेजती क्यों है, ठीक, उससे फायदा क्या है वो हम पढ़ेंगे बाद में, जब हम पढ़ेंगे क्रेडिट क्रिएशन का पूरा प्रोसेस। फिलहाल बस इतना आप जानो कि जितना पैसा आप कॉमर्शियल बैंक में जमा करोगे, कॉमर्शियल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस पैसे का कुछ पार्ट वो क्या करती है, आरबीआई के पास जमा करेगी। अब आरबीआई के पास जमा कहां करेगी, ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के बैंक है, तो हर एक बैंक का अपना एक अलग अकाउंट जो है वो आरबीआई के साथ मेंटेन रहता है, सेंट्रल बैंक के साथ। ठीक है, वहां सभी बैंकों का खाता खुलता है, इसलिए इसको कहा जाता है बैंकर्स बैंक। क्या कहते हैं, बैंकर्स बैंक। की बैंक के लिए बैंक का काम करती है। दूसरा फंक्शन जो भी मैंने तुमको बताया कि सभी रूल रेगुलेशन प्लान पॉलिसी वगैरह बनाता है ना, तो इसलिए कहा जाता है इसको बैंक्स सुपरवाइजर। क्या कहते हैं, बैंक्स सुपरवाइजर। मतलब सेंट्रल बैंक एक सुपरवाइजर की तरह काम कर रहा है बैंक के लिए। वो सुपरवाइजर क्या होता है कि जो हमें काम करने के दौरान ऊपर से हमें देखे कि हमारे द्वारा क्या क्या गलतियां हो रही है, क्या क्या नहीं हो रही है। गलती हो रही है तो उसके लिए सुधार करवाया जाए, बढ़िया कर रहे हैं तो उसके लिए इनाम दिया जाए। तो ये फंक्शन किसका है, सेंट्रल बैंक करता है सभी बैंकों के लिए। सभी बैंकों की गलती पता करता है, फिर उनको उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता है कि भैया ये मिस्टेक तुम्हारे द्वारा हो रही है, इसको सुधारो, या इतना ज्यादा लोन मत प्रोवाइड कराओ। ज्यादा लोन प्रोवाइड कराने लग जाओगे तुम्हारे लिए इंटरेस्ट रेट महंगा कर देंगे, फिर पब्लिक लोन ही नहीं लेगी तुमसे, है कि नहीं। तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन ऑफ द पॉलिसीज हैज बीन टेक्स प्लेस बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द बैंकिंग सिस्टम, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड द सुपरवाइजर। फिर इसके बाद अगला है गवर्नमेंट बैंक की। गवर्नमेंट के लिए भी सेंट्रल बैंक ही जो है वो क्या करता है, बैंक का काम करता है। जैसे आपने देखो गवर्नमेंट कई सारे अलग अलग प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करती है ना, रोड बनवाने के लिए, इन सब के लिए, उन सब के लिए। पैसा कहां से आता है, वो आरबीआई के द्वारा इशू करवाया जाता है। फिर इसके बाद हमारा आता है लेंडर ऑफ लास्ट रेजॉर्ट। क्या है, लेंडर ऑफ लास्ट रेजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रेजॉर्ट का मतलब है कि जैसे तुमने सुना होगा कि क्या कहते हैं, जान बची तो लाख पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। मतलब ये कि भैया अगर आपके पास कहीं कोई आपको सुविधा नहीं मिल रही, आपका कहीं कोई काम नहीं चल रहा, तो अंत में अपने घर आ जाओ। अपने घर पे आओगे तो वहां तुम्हें थोड़ी बहुत तो फैसिलिटी मिल ही जाएगी। तो वही बात यहाँ पे यह है, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। मतलब देखो, लैंडर का मतलब उधार देने वाला, लास्ट रिजॉर्ट मतलब अंतिम क्षण,
कहा जाता है। जैसे देखो कॉमर्शियल बैंक के पास पब्लिक खाली पैसा जमा करने नहीं आती, लोन के लिए भी आती है। कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, पहले अपने अदर सोर्सेज से पैसा उठाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि अदर सोर्सेज से जहां से वो पैसा उठाएगा वहां से क्या करेगा, वो बहुत ही ज्यादा सस्ते रेट पे उठाएगा, और पब्लिक को जो लोन देगा उसमें थोड़ा ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट रहता है। ठीक है, तो बात क्या है, कॉमर्शियल बैंक अपनी तरफ से जुगाड़ करता है, लेकिन अगर कॉमर्शियल बैंक के पास कहीं से कोई पैसे की व्यवस्था नहीं होती, जैसे वो कॉमर्शियल बैंक आपस में किसी दूसरे बैंक से पैसा लेना चाह रहा है, वहां से भी नहीं आ रहा, कहीं से नहीं आ रहा, और एंड मोमेंट वाला टाइम है, हमें उस टाइम पे मतलब लोन पास हो चुका है, पैसा भेजना ही भेजना, तो वो क्या करता है, अंत में सेंट्रल बैंक को कहता है कि भैया जरूरत है, पैसे दे दो यार। तो सेंट्रल बैंक उसको किसी भी टाइम लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब कहीं से कोई काम नहीं हो रहा तो वो क्या करेगा, वहां से जाकर के पैसा उठा लेगा। फिर लास्ट फंक्शन जो हमारा है सेंट्रल बैंक का, वो क्या है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या, कि जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, फॉरेन एक्सचेंज मतलब आपकी कंट्री के अलावा जो दूसरी कंट्री होती है उनकी करेंसी का एक रिजर्व भी देश के द्वारा बनाया जाता है। वो आरबीआई सेंट्रल बैंक का काम होता है वो रिजर्व बनाना। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, हर सेंट्रल बैंक के पास हर अलग अलग कंट्री, जैसे हमारे पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्री है, 196 के आसपास कंट्री है ना, तो इंडिया के अलावा जो 195 कंट्री है, सभी कंट्री की करेंसी हमारे आरबीआई के पास आपको मिलेगी ही मिलेगी। हर एक कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास हर कंट्री की करेंसी का कुछ ना कुछ रिजर्व अच्छा खासा मेंटेन्ड होता है। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सेंट्रल बैंक की। अब इसके बाद सेंट्रल बैंक का एक काम आता है कि सेंट्रल बैंक किस तरीके से क्रेडिट को कंट्रोल करता है, क्रेडिट क्रिएशन को, तो वो हम पढ़ेंगे क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस के बाद। फिलहाल के लिए सेंट्रल बैंक के 6 फंक्शंस जो है, जनरल फंक्शंस हमने कर दिए क्लियर, जिसमें हमने पहला पढ़ा इशू करेंसी की, खाली सेंट्रल बैंक पैसा इशू करता है, बैंकर्स बैंक, उसके बाद बैंक सुपरवाइजर, गवर्नमेंट बैंक, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट और कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नोट इट डाउन। फिर हम करते हैं अपना कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन। तो देखो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, अभी हमने सेंट्रल बैंक के फंक्शन पढ़े, अब हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस की। सर ये कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? ठीक, तो हमने आपको पहले बता दिया कि ये जो है ये जनरल पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए काम करता है, और आम जनता के लिए जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं वो फंक्शंस को कैसे कैसे अलग अलग उसमें कैटेगराइज किया गया। तो कहा गया कि सेंट्रल बैंक के 2 फंक्शन हैं, पहला प्राइमरी फंक्शन, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का मतलब क्या होता है, तो प्राइमरी फंक्शंस का मतलब है वो फंक्शन जो कम से कम तो होने ही होने चाहिए अगर आप उसे कॉमर्शियल बैंक कहना चाह रहे हो तो। और सेकेंडरी फंक्शन का मतलब क्या हो जाता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें वो अपने आप ही कॉमर्स मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करती है जब वो धीरे धीरे डेवलप्ड हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो जैसे मैंने अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या है, यहाँ बच्चे आएंगे, बच्चों को पढ़ाया जाएगा, दैट्स इट, काम खत्म। सेकेंडरी में क्या आता है, जो और इसके अलावा एडिशनल फैसिलिटी दी जाती है, जैसे टेस्ट, माइंड मैप, नोट्स, स्टडी मटेरियल, ये सब जब आपसे प्रोवाइड करवाया जाएगा आप लोगों को, तो इसको हम क्या कहेंगे, दीज आर द सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी जो होना ही होना चाहिए कम से कम, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। सेकेंडरी का मतलब एक्स्ट्रा। तो देखो कॉमर्शियल बैंक के 2 फंक्शन है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब जैसा कि आपको मैंने डेफिनेशन बताया था कॉमर्शियल बैंक का क्या, कि इट रेफर्स टू दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच परफॉर्म्स द एक्टिविटी ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन। दोनों काम बहुत ज्यादा जरूरी है, 2 में से एक भी अगर रह गया तो हम उसको बैंक ही नहीं कहेंगे। फिर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो कहलाएगा पर बैंक नहीं, जिसका मैंने एग्जांपल भी दिया था क्या, LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पर दे आर ओनली जस्ट गेटिंग द डिपॉजिट्स, नॉट गिविंग द लोन। इसी प्रकार मुथूट फाइनेंस, ये भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन प्रोवाइड करता है पर कभी डिपॉजिट्स वगैरह को अपने पास जमा नहीं करता है। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो है पर बैंक नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि वो बेसिक फंक्शन ही उनके अंदर नहीं है। तो देखो बेसिक फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन जो है वो क्या है, वो होते हैं 2 काम। पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, कि जितने भी डिपॉजिट्स है उनको एक्सेप्ट करे, और दूसरा एडवांसिंग लोन, कि लोन वगैरह प्रोवाइड करा।
अब बात आती है जो भी पैसा कमर्शियल बैंक अपने पास एक्सेप्ट करती है उसके लिए वो क्या करती है, अकाउंट बनवाती है। अब अकाउंट जो बनाए जाते हैं वो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरीके के होते हैं। देखो जैसे सबसे पहले जो पैसा जमा करती है उसको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स जो है उसका मतलब क्या है, तो वो डिपॉजिट जो आपकी डिमांड पे काम करे। आपका मन करेगा तो आप अपना सारा पैसा निकाल के ले जाओगे, नहीं मन कर रहा नहीं लेके। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब इट रेफर्स टू दोज डिपॉजिट्स व्हिच वर मेंटेन्ड विद द कमर्शियल बैंक, है ना, एंड इट कैन बी विड्रॉ एनी टाइम। इसको हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, इस पे कोई रोक टोक नहीं लगता है। डिमांड डिपॉजिट्स के लिए जो अकाउंट खोला जाता है उस अकाउंट को कहा जाता है सेविंग्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है, सेविंग्स अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट्स के ऊपर हल्की सी पाबंदियां रहती है, जैसे आपके ऊपर लिमिट लगी रहेगी कि आप एक दिन में अपने अकाउंट से एटीएम के द्वारा इतना पैसा निकाल सकते हो, या पूरे दिन में आप बैंक में भी जाकर के एक लिमिटेड ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं। अनलिमिटेड का ऑप्शन इसमें नहीं होता, इसमें कुछ लिमिट्स होती है ना। फिर इसके बाद हमारे क्या होता है, इसके बाद अपना आता है दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स के बाद करंट डिपॉजिट्स। करंट डिपॉजिट्स बिल्कुल नाम की तरह है कि ऐसा डिपॉजिट जो करंट की तरह है। जैसे बिजली का झटका आता है तो क्या होता है, पल में आया पल में निकल गया, है ना। तो करंट डिपॉजिट्स का मतलब वो डिपॉजिट्स जो डिपॉजिट्स का बैंक मतलब देखो डिमांड डिपॉजिट्स में क्या है कि वो पैसा गया, अब पब्लिक जो है तुरंत के तुरंत सारा पैसा नहीं निकालती, धीरे धीरे करके खर्चा करते, तो बैंक उस पैसे को कहीं यूज कर सकता है। पर करंट डिपॉजिट वाले जो अकाउंट होते हैं उसमें क्या होता है कि बैंक उसे कहीं यूज ही नहीं कर सकता। अब क्योंकि ये खुलता है किनके द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा। अब उनके पास 1.5 करोड़ रुपए अभी आया और 2 सेकंड बाद ही हो सकता है 1.5 करोड़ रुपए चला जाए, तो पैसे का आवाजाही जो है वो चलता रहता है ना। तो इसलिए कहा जाता है करंट डिपॉजिट कौन सा अकाउंट है, जो करंट डिपॉजिट्स जहां जमा होता है उसको हम कहते हैं करंट अकाउंट। जैसे सेविंग अकाउंट किसके द्वारा खोला, जनरल पब्लिक के द्वारा खोला जाता है, और ये जो है करंट अकाउंट ये किसके द्वारा खोला जाता है, बिजनेसमैन के द्वारा। अब देखो जनरल पब्लिक के पैसे को गवर्नमेंट वो बैंक जो है वो यूज कर सकती है, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, तो वहां से इनकम आएगा। इनकम आएगा इसलिए कहा जाता है जो सेविंग अकाउंट वाले होते हैं वो इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। क्या करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। लेकिन जो करंट अकाउंट वाले हैं इनका पैसा तो कहीं जाता नहीं है, इसलिए क्या किया जाता है, इनसे चार्ज किए जाते हैं, चार्ज इंटरेस्ट। इनसे इंटरेस्ट वगैरह चार्ज किया जाता है कि भैया आपका इतना चार्ज कटेगा। अकाउंटेंसी में पढ़ा है ना तुमने, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो उसमें तुमने एक पॉइंट भी पढ़ा होगा बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस क्यों लिखा जाता है, क्योंकि उनका पैसा बैंक वाले यूज नहीं कर सकते, इसलिए उनसे अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ चार्ज लेते हैं। समझ में आया नहीं आया, क्लियर सबको। डिमांड डिपॉजिट्स, करंट डिपॉजिट्स। अब लास्ट अपना आता है एक टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट्स का मतलब कि वो पैसा जो आपने बैंक में जमा किया है जो किससे रिलेटेड है, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड से, इसलिए उसको हम फिक्स्ड डिपॉजिट्स एफडी भी कहते हैं। इस पे रेस्ट्रिक्शन क्या है, तो देखो जैसे डिमांड डिपॉजिट में आपको भी पैसा अपना निकाल सकते हो, है ना, जितना मर्जी उतना निकाल सकते हो, पर एक लिमिट के दायरे के अंदर रहते हुए, और वो लिमिट जरूरी नहीं फिक्स है, वो लिमिट कस्टमर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे बढ़ भी जाती है घट भी जाती है। ठीक, करंट में तो कोई लिमिट ही नहीं है, जितना मर्जी उतना पैसा निकालो डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि उसमें बैंक को कोई फायदा नहीं है। पर फिक्स डिपॉजिट वाले जो होते हैं ये पैसा आप तभी निकाल सकते हो जब आपका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले निकाला नहीं जा सकता, पहले भी निकल जाता है, पर फिर वो बेनिफिट्स नहीं मिलते ना। जैसे मान लो मैंने एफडी करा 15% के हिसाब से 5 साल के लिए, तो 5 साल बाद मुझे 15% मिलेगा एक्स्ट्रा, हर साल का 15% मिला, मतलब टोटल 70-75% मुझे पैसा मिलेगा वहां से। लेकिन अगर मैंने बीच में तोड़ लिया एफडी, बीच में पैसा निकाल लिया, तो क्या होएगा उस टाइम पे हो जाएगी दिक्कत। ठीक है, तो डिपॉजिट जो भी बैंक जमा करता है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। कौन कौन सा, डिमांड डिपॉजिट्स, करंट डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट। इसी प्रकार बात आती है लोन की, तो देखो लोन कौन कौन से मिलते हैं, तो लोन ज्यादा नहीं है। लोन में है एक तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है अक्सर बिजनेसमैन को कि भैया मान लो उनके अकाउंट में 2-4 हजार रुपए कम है, तो चलो कोई नहीं, उनकी पेमेंट को बाउंस नहीं किया जाता, उनकी पेमेंट चली जाती है, अमाउंट नेगेटिव में आ जाता है। इसके अलावा जो नॉर्मल है वो क्या है, शॉर्ट टर्म लोन,
और लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, ये 3 तरीके की क्रेडिट वगैरह बैंक के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये थे इनके बेसिक फंक्शन। अब आती है बात प्राइमरी या प्राइमरी के बाद सेकेंडरी फंक्शन क्या है। सेकेंडरी फंक्शन मतलब जो बैंक कुछ एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड करा दे, एक्स्ट्रा सर्विस। तो देखो सेकेंडरी में भी 2 अलग अलग कैटेगरी बना दी गई। पहला जनरल यूटिलिटी फंक्शन, जनरल यूटिलिटी फंक्शन, और अगला एजेंसी फंक्शन। ये मतलब टोटल 4 तरीके के फंक्शन है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन, जनरल यूटिलिटी और अपना लास्ट वाला हो गया एजेंसी फंक्शन। अब देखो जनरल यूटिलिटी में क्या होता है। जनरल यूटिलिटी का मतलब जनरल पब्लिक जो है उसको हल्का सा एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिल जाना। देखो जैसे आज की डेट में तो तुम लोग नहीं समझोगे क्योंकि तुम लोग ऐसे एरा में हो जहां सब चीजें पहले से एडवांसमेंट के साथ है। पर आज से अगर 10 साल पीछे जाओ तो तुमने हो सकता है मैं भी एक्सपीरियंस किया हो या देखा होगा कि पहले एटीएम कार्ड वगैरह नहीं होते थे, और जिसपे होता था ना वो अपने आप में बड़ा ही एकदम खुश रहता था, हम पे तो एटीएम कार्ड है। तुम तो बैंक में जाके लाइन में लगोगे, जब पैसा निकलेगा हम तो मस्त कार्ड है, जहाँ मशीन डाला जितना मर्जी बस टाइप करो और निकालो। तो ये फैसिलिटीज जो होती हैं, एटीएम फैसिलिटी, पेटीएम फैसिलिटी, या तुम्हारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लॉकर फैसिलिटी, ये सब क्या है, ये सब है एक्स्ट्रा फंक्शन जो हमें एक एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराता है ना। तो जनरल यूटिलिटी फंक्शंस में हमारे क्या क्या आते हैं। तो जनरल यूटिलिटी फंक्शन में हमारा आता है सबसे पहले लॉकर फैसिलिटी, कि लॉकर की फैसिलिटी जो मिलती है लोगों को, पैसे जमा करने वालों को, वो लॉकर फैसिलिटी के बाद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब ये कि जो हमारे बिजनेसमैन भी होते हैं उनका, जो मैंने आपको भी बताया कि मान लो उनके अकाउंट में 98,000 पड़े हैं, उन्हें पेमेंट कर रहे हैं 1 लाख की, तो बैंक अपनी तरफ से 1 लाख की पेमेंट कर देगा, 2,000 माइनस में दिखा दे। तो 2,000 माइनस में हर किसी के नहीं आता है, उसके लिए भी एक अपनी क्रेडिट प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक, तो वो भी फैसिलिटी बैंक के द्वारा दी जा रही है ना, तो वो भी किस में आ गया, जनरल यूटिलिटी, एक्स्ट्रा मजा। इसके अलावा आपका एटीएम कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, पेटीएम वो मतलब क्रेडिट कार्ड हो गया, फिर उसके बाद ऑनलाइन मनी ट्रांसफर हो गया। ठीक है, मतलब जिसमें आपका एनईएफटी, आरटीजीएस और पेटीएम, यूपीआई, ये सब हमारा आ जाता है ऑनलाइन मनी ट्रांसफर फैसिलिटी। ठीक है, इस प्रकार की जब फैसिलिटी मिलती है तो इन्हीं को कहा जाता है एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन, जनरल यूटिलिटी फंक्शन। उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई दिक्कत, डाउट, समस्या, परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट करके बताएं, हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। फिर इसके बाद देखो आगे हमारा आता है लॉकर फैसिलिटी, जनरल यूटिलिटी के बाद एजेंसी फंक्शन। एजेंसी मतलब जहां बैंक खुद आपके बिजनेस के लिए एक एम्प्लॉय कह लो या एक डिपार्टमेंट कह लो, उस तरीके से काम करे। जैसे इसमें क्या आ जाता है, जैसे आता है, जैसे बड़े बड़े आपने देखे होंगे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, सर्विस सेक्टर होते हैं, उसमें फीस चार्ज किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, फीस कलेक्शन का काम क्या है, किसका है, बैंक के द्वारा करवाते हैं। जैसे कई सारे स्कूल्स वगैरह में भी देखा होगा तुमने, कह दी जाती है फीस भाई आपकी ऑनलाइन जाएगी, उस बैंक में जाके अपनी फीस जमा कर देना जा करके। ठीक, तो बैंक क्या कर रही है, बैंक फीस कलेक्शन का काम कर रही है। बैंक क्या करती है, बैंक इश्यू करने का काम करते हैं, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज कह लो, चाहे आप कह लो शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब इश्यू करने का। इसके अलावा बैंक का और काम क्या है, तो इसके अलावा बैंक हमारा डिविडेंड कलेक्शन करती है। ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है, इनकम टैक्स वगैरह भरने का सीन इसमें आ जाता है हमारा। तो ये सब क्या है, एक तरीके का एजेंसी फंक्शन। एक और फंक्शन है जनरल यूटिलिटी में जिसको हम कहते हैं ट्रेवलर्स चेक। ट्रेवलर्स चेक का मतलब कि अब देखो नॉर्मल अगर तुम बैंक से अपनी चेक बुक लेते हो तो उसमें तुम्हें एक लीव का मतलब एक जो चेक का पत्ता होता है वो एक पत्ता पड़ता है 10 रुपए का। ठीक, लेकिन अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं घूमने के लिए तो वहां पैसा तो लेके संभव नहीं है जाएंगे, तो आप वहां क्या करते हैं, पैसा चेंज भी ना करवाना पड़े, मनी जो करेंसी होती है, करेंसी को चेंज भी ना करवाना पड़े और काम हो जाए, तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन चेक है। पर अगर आप हर एक ट्रांजेक्शन में एक चेक लगाओगे तो हर ट्रांजेक्शन 10-10 रुपए खर्च हो रहे तो खर्चा हो जाएगा ज्यादा। मान लो तुमने 1000 ट्रांजेक्शन कर दिए, 10,000 रुपए तो तुम्हारे खाली चेक के लग गए।
तो इसलिए क्या किया जाता है, बैंक के द्वारा जब आप कहीं ट्रैवलिंग के पर्पज से जाते हैं तो एक अलग प्रकार की चेक बुक दी जाती है जिसको हम कहते हैं ट्रैवलर्स चेक। जिस चेक का खर्चा एक पेज का 1 रुपए पड़ता है, मतलब वो आपके कुछ पैसे बचा सकता है ना। तो इसी के साथ हमने आज की क्लास में खत्म कर दिए अपने सेंट्रल बैंक के सभी फंक्शन, कॉमर्शियल बैंक के सभी फंक्शन। अब दोनों का एक एक ऐसा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ ज्यादा ही क्या करता है, इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कि हमारे सेंट्रल बैंक का काम क्रेडिट क्रिएशन वाला, और कॉमर्शियल बैंक का काम क्रेडिट क्रिएशन वाला, और सेंट्रल बैंक का काम कंट्रोल लिंक मेजर्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ये 2 टॉपिक रह गए, बाकी हमारा हो गया चैप्टर एंड। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।